ट्यूरिंग मशीन की एक और एग्जांपल को देखते हैं। ट्यूरिंग्स ओरिजिनल व्यू ऑफ हिज मशीन वाज एज अ कंप्यूटर ऑफ इंटीजर वैल्यूड फंक्शंस। ट्यूरिंग का जो ओरिजिनल आइडिया था वो ये था कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन होगी जो इंटीजर वैल्यूड फंक्शंस परफॉर्म कर रही होगी। इस एग्जांपल में हम एक इंटीजर वैल्यूड फंक्शन को ले लेते हैं जो कि बहुत ही सिंपल फॉर्म का फंक्शन है और ये कहलाता है प्रॉपर सब्ट्रैक्शन, यानी कि ये माइनस नहीं है बल्कि ये कहलाता है मोनस। तो m मोनस n मीन्स द मैक्सिमम ऑफ m माइनस n और 0, यानी कि 5 मोनस 3 विल बी इक्वल टू 2। वो किस तरह कि 5 माइनस 3 2 है, ठीक है, तो 5 माइनस 3 और 0 में से क्या चीज बड़ी है, तो ऑफ कोर्स 5 माइनस 3 क्योंकि 2 बनता है तो 2 बड़ा है, तो इसका आंसर 2 आएगा। 2 मोनस 3 जो है वो 0 होगा, क्योंकि अगर इसी फॉर्मूले को हम यूज करें कि 2 माइनस 3 जो है वो माइनस 1 बन रहा है, तो माइनस 1 और 0 में से बड़ा कौन सा है, 0 बड़ा है, तो इसलिए इसका आंसर 0 आएगा। इन अदर वर्ड्स हम ये कह रहे हैं कि ये उस तरह का सब्ट्रैक्शन है कि इसका रिजल्ट कभी भी माइनस वैल्यू नहीं आएगा। अगर माइनस वैल्यू में आ रहा होगा रिजल्ट तो वो 0 हो जाएगा इवेंचुअली, ठीक है, और अगर प्लस में आ रहा होगा तो फिर वो प्लस ही जो एक्चुअल वैल्यू होगी वही होगी, ठीक है। द ट्यूरिंग मशीन दैट परफॉर्म्स दिस ऑपरेशन इज स्पेसिफाइड बाय फॉलोइंग नोटेशन। तो हम जो ट्यूरिंग मशीन की एग्जांपल देखेंगे उसमें हम अपनी मशीन का नाम m रख रहे हैं और उसमें 7 स्टेट्स हैं, Q0 से Q6 तक। सिंबल्स हम 0 1 यूज कर रहे हैं। टेप पर हम 0 1 के अलावा ब्लैंक ही यूज कर रहे होंगे सिर्फ। डेल्टा हमारा ट्रांजिशन फंक्शन है, Q0 स्टार्ट स्टेट है और ब्लैंक के लिए हम कैपिटल B यूज कर रहे हैं। नोट दैट दिस since this Turing machine is not used for accepting or rejecting a string, the seventh component, the set of accepting states, is missing। क्योंकि हम इस मशीन को किसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने के लिए नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है, बल्कि हम इसको एक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज कर रहे हैं, एक अरिथमेटिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो इसलिए इसमें कोई एक्सेप्टिंग स्टेट नहीं होगी, इसीलिए इसकी डेफिनेशन में सेट ऑफ एक्सेप्टिंग स्टेट्स का जिक्र नहीं है। और यहाँ पे मैं वो बात रिकॉल करूं जो मैं आपसे पहले करता हुआ आया हूं कि ट्यूरिंग मशीन की इस एग्जाम्पल को देखकर आपको अंदाजा होगा कि ये बिल्कुल उसी तरह काम कर रही है जिस तरह के एक कंप्यूटर लोएस्ट लेवल पर लॉजिकली काम करता है। यानी कि इस मशीन को हम दो इनपुट दे रहे हैं। अगर हम ये पहली एग्जांपल देख लें कि 5 और 3 हम इसको इनपुट दे रहे हैं एक टेप पर, और हम फाइनाइट कंट्रोल की शक्ल में ऐसी लॉजिक रखेंगे जो कि इस डेटा को रीड करता जाएगा टेबल पर से और उस डेटा को मैनिपुलेट करता जाएगा टेबल जो टेप है उसके उसमें मौजूद डेटा को चेंज करता जाएगा। इवेंचुअली जब उसकी पूरी लॉजिक खत्म हो जाएगी फाइनाइट स्टेट कंट्रोल की, तो टेप पर जो मौजूद इंफॉर्मेशन है, जो सिंबल्स हैं, जो स्ट्रिंग है, वो आउटपुट में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो इसी तरह एक कंप्यूटर फंक्शन करता है कि कुछ डेटा आप उसको प्रोवाइड करते हैं, वो उसके ऊपर कंप्यूटेशन परफॉर्म करता है और उस डेटा को आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो अब हम इसकी और डिटेल देखते हैं। तो हमारी मशीन जिस टेप पर ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगी उसमें हम टेप पर डेटा जो है वो m जीरोस, उसके बाद 1 1 और उसके बाद n जीरोस की शक्ल में रखेंगे। यानी कि हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे m नंबर ऑफ जीरोस मोनस n नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे 5 जीरोस हैं, ये m हो गया, और यहाँ पे 2 जीरोस हैं, ये n हो गया। हम 5 मोनस 2 का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर हम 5 मोनस 2 का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अब ठीक हो गया। तो इस मशीन के बारे में हम कह सकते हैं कि m halts with 0 to the power m minus n surrounded by blanks। यानी कि स्टेप पर m जीरोस होंगे, फिर एक 1 होगा और फिर n जीरोस होंगे, और जब मशीन इस को परफॉर्म कर लेगी, यानी कि इस मोनस के ऑपरेशन को परफॉर्म कर लेगी, तो फिर
ये मशीन हॉल्ट कर जाएगी और इस इंफॉर्मेशन यानी कि इन सिंबल्स के अराउंड ब्लैंक्स होंगे, यानी कि लेफ्ट पर भी सारे ब्लैंक्स हैं जहां ये डॉट डॉट लिखा हुआ है और राइट पर भी सारे ब्लैंक्स हैं जहां ये डॉट डॉट लिखा हुआ है। तो मशीन फंक्शन कुछ इस तरह करेगी कि लेफ्ट मोस्ट जीरो को ये फाइंड करेगी और उसको ब्लैंक से रिप्लेस कर देगी। फिर उसके बाद ये राइट पर जाएगी और पहले वन को फाइंड करेगी और उसको पहले जीरो को फाइंड करेगी वन के बाद और उसको वन से रिप्लेस कर देगी इस तरह। फिर दोबारा ये लेफ्ट पर जाएगी और पहला जीरो जो है वो ब्लैंक से रिप्लेस करेगी और राइट पर फिर वंस के बाद जो पहला जीरो आएगा उसको वन से रिप्लेस करेगी, यानी कि जो एम जीरोज हैं उनको ब्लैंक से रिप्लेस कर रही है और जो एन जीरोज हैं उनको वन से रिप्लेस कर रही है। तीसरी दफा जब ये यहाँ पर जीरो को ब्लैंक से रिप्लेस करके राइट पर आएगी तो इसको वन नहीं मिलेगा बल्कि ब्लैंक मिलेगा। तो जब यहाँ इसको ब्लैंक मिलेगा तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट पर एक एडिशनल जीरो जो है वो ब्लैंक में कन्वर्ट किया जा चुका है, ठीक है। यानी कि पहला जीरो यहाँ से, फिर दूसरा जीरो यहाँ से, फिर दूसरा जीरो यहाँ से, फिर दूसरा जीरो यहाँ से, फिर तीसरा जीरो यहाँ से और यहाँ से जो है फिर तीसरा जीरो नहीं मिला। तो इसका मतलब ये कि एक एडिशनल जीरो यहाँ पे ब्लैंक किया जा चुका है। हमने इसको थोड़ा राइट पे मूव कर लिया है और अगली स्लाइड की वर्डिंग यहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो यही बात एक्सप्लेन कर रहा है जो हम अभी यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एम जीरोज वाली साइड से जब ये तीसरा जीरो ब्लैंक किया गया है और राइट पे जाके कॉरेस्पॉन्डिंग जीरो ढूंढा गया है तीसरा वाला और वो नहीं मिला है यानी कि ब्लैंक मिला है, तो अब मशीन का जो फाइनाइट स्टेट कंट्रोल है उसकी लॉजिक करेगी ये कि वो यहाँ से लेफ्ट पर जाती जाएगी और उसको जितने वंस मिलते जाएंगे उनको वो ब्लैंक करती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर लेफ्ट पर आई और क्योंकि ये वन था ओरिजिनली इसको फिर ब्लैंक कर दिया। इसी तरह इस दूसरे वन को भी ब्लैंक कर दिया और फिर यहाँ पे लेफ्ट पे आ जाएगी और फिर इस वन को भी ब्लैंक कर देगी और यहाँ पर इसको ब्लैंक करने के बाद इस पहले जीरो को रीड करेगी, इसको जीरो ही रहने देगी, फिर एक और जीरो को रीड करेगी, इसको जीरो ही रहने देगी, फिर एक ब्लैंक को जीरो कर देगी। यानी कि ये वो ब्लैंक था जो कि एक एडिशनल जीरो को ब्लैंक किया गया था, ठीक है। यहाँ पे तीन ब्लैंक्स हो गए थे और यहाँ पे तीन जीरो ब्लैंक हो गए थे और यहाँ पे दो जीरो जो है वो वंस हुए थे, तो ये एक एडिशनल वाले को वापस से फिर जीरो कर देगी। तो अब अगर हम देखें और यहाँ पे आके फिर ये मशीन हॉल्ट कर जाएगी। अब हम देखें तो इस टेप के ऊपर कितने जीरोस बचे हैं, एक जीरो ये है और बाकी ये दो जीरोस है, तो तीन जीरोस बच गए। यानी कि टेप पर जो डेटा मौजूद है अब वो एक्चुअली उस प्रॉब्लम का आंसर बता रहा है जो कि ओरिजिनली थी, ठीक है। यानी कि 5 जीरोस थे यहाँ पर लेफ्ट पर और वन के राइट पर टू जीरोस थे। 5 माइनस 2 जो है वह आंसर 3 आना चाहिए और हमारी मशीन जब हॉल्ट की कर गई है तो टेप के ऊपर एग्जैक्टली 3 जीरोस मौजूद हैं। दूसरी एग्जांपल देखते हैं। दूसरी एग्जांपल में 2 माइनस 3 का सिनेरियो है। तो टेप का हेड ओरिजिनली यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट जीरो पे होगा, यानी कि यहाँ पे लेफ्ट पर ब्लैंक होगा और राइट पर ब्लैंक होगा और फिर यहाँ से जीरोस को ब्लैंक्स में कन्वर्ट किया जाएगा, एक जीरो को ब्लैंक में, यहाँ से फिर एक जीरो को जो है वो वन में, यहाँ से दूसरे जीरो को ब्लैंक में, यहाँ से दूसरे जीरो को वन में, जैसे हमने ऊपर किया था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर जब वापस आएगी तीसरा जीरो रीड करने के लिए तो इसको जीरो नहीं मिलेगा। जब यहाँ पे इसको जीरो नहीं मिला है इसका मतलब ये है कि m या तो n से कम है या बराबर है, ठीक है। n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m वाला सिनेरियो, यानी कि आंसर जो है वो जीरो आएगा। उस केस में ये मशीन करेगी ये कि जितने भी रिमेनिंग वंस एंड जीरोस हैं उन सबको ब्लैंक कर देगी और होल्ड कर जाएगी, ठीक है। यानी कि इस वाले वन को पहले ब्लैंक करेगी, फिर दूसरे वाले वन को ब्लैंक करेगी, फिर तीसरे वाले वन को ब्लैंक करेगी, फिर ये चौथा जीरो जो है यहाँ पे रीड करेगी, इसको ब्लैंक करेगी और इवेंचुअली जब इसको ये आखिर में ब्लैंक मिल जाएगा तो ये यहाँ जाके होल्ड कर जाएगी इस तरह।
तो अब इस वक्त टेप के ऊपर सारे के सारे ब्लैंक्स ही रह गए, कोई डेटा मौजूद नहीं है। तो अब हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ रिमेनिंग जीरोज ऑन द टेप इज जीरो। तो जब नंबर ऑफ जीरोज जो है वो जीरो रह गए, इसका मतलब ये कि आंसर यहाँ पे जीरो है। इस एग्जाम्पल में नंबर ऑफ जीरोज 3 रह गए थे, आंसर 3 था। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज जो है वो जीरो रह गए, तो उसका आंसर जो है वो 3 होगा। और यहाँ पर आकर ये मशीन हॉल्ट कर जाएगी। हम इसके ट्रांजिशन डायग्राम को देखते हैं और इन्हीं स्टेप्स को दोबारा से देखते हैं। ये ट्रांजिशन डायग्राम है, और ट्रांजिशन डायग्राम्स आपसे बनाने के लिए नहीं कहा जाएगा ट्यूरिंग मशीन के लिए। आपसे जो एक्सपेक्टेड है वो ये है कि आप समझ सकें कि ट्रांजिशन डायग्राम में ट्रांजिशंस कैसे रन हो रही हैं। उनको जो है, अगर आपको एक एग्जाम्पल इनपुट दे दिया जाए तो आप उस इनपुट को पेंसिल से टेप पर लिखकर उसके ट्रांजिशंस जो हैं वो रन करके देख सकें, और फिर उसकी ट्रांजिशंस जो हैं वो ट्रांजिशन फंक्शन की फॉर्म में लिख सकें उन सिंबल्स के लिए जो कि टेप पर मौजूद हों। ठीक है, तो इस ट्रांजिशन डायग्राम को देखते हैं। Q0 स्टार्ट स्टेट है, और ओरिजिनली जो है वो टेप का हेड जो है वो लेफ्ट मोस्ट इनपुट सिंबल के ऊपर होगा जो कि नॉन ब्लैंक हो। तो यहाँ पे जीरो था ओरिजिनली, और हमने ये देखा कि अच्छा Q0 से जीरो रीड किया गया तो उसको ब्लैंक से रिप्लेस किया और हेड को राइट पे मूव कर दिया। तो ये ब्लैंक से रिप्लेस हुआ, हेड को राइट पे मूव कर दिया। और फिर Q1 में जितने जीरोज आ रहे हैं इनको जीरोज ही रहने दिया जा रहा है, और हेड को राइट पे मूव किया जा रहा है बार बार लूप में। ठीक है, तो फिर ये अगला जीरो आया, इसको जीरो रहने दिया, इसको जीरो रहने दिया, इसको जीरो रहने दिया, इसको जीरो रहने दिया, यहाँ तक के वन आ गया। वन आया तो वन को वन रहने दिया गया, और Q2 में मशीन चली गई। तो Q2 में मशीन जो है वो वन को रीड करने के बाद यहाँ पर आ गई। ठीक है, Q2 में जब जीरो रीड करेगी तो जीरो को वन से रिप्लेस करेगी और हेड को लेफ्ट पर मूव कर देगी। ठीक है, यानी कि जीरो को जो है वन से रिप्लेस किया गया और हेड को लेफ्ट पे मूव कर दिया, यानी कि अब लेफ्ट पर आके मशीन दूसरे वाले जीरो को रीड करेगी और उसको ब्लैंक करेगी। ठीक है, तो अब चाहे इसको मशीन को लेफ्ट पे वंस मिल रहे हो, जीरोस मिल रहे हो, ये लेफ्ट पर जाती जाएगी यहाँ तक कि इसको पहला ब्लैंक ना मिले। तो ये Q3 में रहते हुए जीरो के केस में और वन के केस में जो है जीरो को जीरो ही रहने दे रही है, वन को वन ही रहने दे रही है, लेफ्ट पर मूव होती जा रही है, और लूप में ये काम हो रही है। ठीक है, यही चीज बार बार हो रही है, यहाँ तक कि इसको ब्लैंक मिल जाएगा। ब्लैंक से ये फिर Q0 में आ जाएगी और हेड को राइट पे मूव कर देगी। तो हमने पहले जीरो को ब्लैंक किया था, और ये राइट पर जीरो को जो है जीरो होगा तो यहाँ पे आएगी और इसको फिर ब्लैंक कर देगी। ठीक है, तो जीरो को ब्लैंक किया और राइट पे हेड को मूव कर दिया और Q1 में आ गई। ठीक है, तो दूसरा जीरो यहाँ पे ब्लैंक हुआ, फिर यहाँ आके दूसरा जीरो जो है वो वन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह तीसरा जीरो ब्लैंक होगा, और फिर जब यहाँ पे आएगी तो तीसरा जीरो नहीं मिलेगा, ब्लैंक मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि Q2 में होगी मशीन, और उसको वंस सारे रीड करने के बाद, क्योंकि ये वन ऑलरेडी है, ये ब्लैंक हो चुका है। ठीक है, ये वन था, ये ब्लैंक हो चुका है, ये वन था, ये ब्लैंक हो चुका है। ठीक है, तो बल्कि सिनेरियो कुछ इस तरह है कि वो एडिशनल ब्लैंक्स जो लगे हुए उसकी वजह से कंफ्यूजन हो रही थी, तो मैंने अभी उनको हटा दिया टेम्पररी तौर पे। हमने जितने जीरोज यहाँ पे थे उनको ब्लैंक्स किया, और जितने यहाँ पे जीरोस थे उनको हमने वंस किया। ठीक है, तो अब जब यहाँ पे आखिरी जीरो को ब्लैंक करके मशीन यहाँ आई, उसको ब्लैंक मिला। ठीक है, तो वो करेगी ये कि यहाँ से फिर जो वंस हैं उनको ब्लैंक कर देगी, जितने भी उसको मिलेंगे। ठीक है, तो हो ये रहा है कि मशीन जो है वो Q2 में है, और इसको ये पहला वन मिला है। जब ब्लैंक मिला है इसको, तो ये ट्रांजिशन लेके Q4 में आ गई है। ठीक है, और हेड को लेफ्ट पे मूव कर दिया। इस ब्लैंक को रीड करने के बाद हेड यहाँ पे आ गया। ठीक है, और मशीन Q4 में आ गई। जब Q4 में आ गई तो चाहे जो इसको जीरोस मिल रहे हैं, ठीक है, उनको तो वो जीरो ही रहने दे रही है, लेकिन अभी यहाँ इसको जीरो नहीं मिल रहा है बल्कि वंस मिल रहा है। तो वंस को ये ब्लैंक करती जा रही है। ठीक है, इस वाले वन को ब्लैंक कर देगी, इस वाले वन को ब्लैंक कर देगी। ठीक है, और इस वाले वन को ब्लैंक कर देगी।
तो अब हमने जो रिजल्टिंग ब्लैंक्स उनको दोबारा यहाँ लिख दिया। तो इसको ब्लैंक किया, इस वन को ब्लैंक किया, इस वन को ब्लैंक किया, क्योंकि वन को ब्लैंक कर रही है और लेफ्ट में मूव हो रही है, ठीक है। और फिर इवेंचुअली इस वन को ब्लैंक किया और लेफ्ट में मूव हुई। फिर ये हेड यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यानी कि जीरोस को जीरोस ही रहने दिया और लेफ्ट में मूव होता गया। यहाँ तक कि इसको जब पहला ब्लैंक मिला तो उसको इसने जीरो कर दिया, ये ब्लैंक को जीरो किया, ठीक है। हेड राइट पे मूव हो गया, लेकिन मशीन Q6 में आ गई और हॉल्ट कर जाएगी, ठीक है। ये आखिरी ब्लैंक को जीरो इसलिए किया कि ये एक एडिशनल जीरो था जिसको ब्लैंक कर दिया गया था, और इसका इक्विवेलेंट जीरो हमें यहाँ पे नहीं मिला था। तो अब Q6 में मशीन आ गई है और हॉल्ट कर गई है, और रिजल्ट जो है वो अब इस वक्त टेप पर नंबर ऑफ जीरोस की शक्ल में मौजूद है। तो नंबर ऑफ जीरोस जो है वो 3 है, तो आंसर जो है वो 3 आ गया है। दूसरी एग्जाम्पल में यही होगा कि पहला जीरो यहाँ से ब्लैंक हुआ, फिर वन के बाद पहला जीरो वन हुआ, फिर यहाँ पे दूसरा जीरो ब्लैंक हुआ, दूसरा जीरो वन हुआ, और फिर यहाँ पे जब तीसरा जीरो रीड करने आएगी तो इसको जीरो नहीं मिलेगा, बल्कि ब्लैंक के बाद इसको वन मिलेगा, ठीक है। तो Q0 से जब इसको वन मिलेगा तो ये वन को ब्लैंक से रिप्लेस कर देगी, तो हमने यहाँ ये ब्लैंक जो लिखा हुआ है इसलिए लिखा हुआ है, और राइट पर मूव हो जाएगी और Q5 में आ जाएगी। Q5 ये कह रही है कि जितने भी इसको वंस मिलते जा रहे हैं उन वंस को जो है ये ब्लैंक करती जाए और राइट पे मूव होती जाए, ठीक है। तो यानी कि Q0 से जो इसको पहला वन मिला था इसको इसने ब्लैंक करके Q5 में आई थी, तो ये वाला वन जो है ये ब्लैंक हो गया और टेप हेड राइट पर मूव हो गया और Q5 में आ गई, ठीक है। अब वन की ट्रांजिशन अगला जो है वो इसको यहाँ पे फिर वन मिला ये वाला, तो उसने इसको ब्लैंक कर दिया क्योंकि ये ब्लैंक कर रही है, फिर राइट पे मूव हो रही है। फिर ये वन मिला, इसको ब्लैंक कर दिया और राइट पे मूव हो गई, ठीक है। अब जब इसको ब्लैंक मिलेगा, यानी कि ये वाला ब्लैंक, ठीक है, ये एक एडिशनल जीरो है, तो जीरो की ट्रांजिशन भी ये रन होगी, जीरो इसको ब्लैंक कर देगी, यानी कि ये जो ट्रांजिशन है Q5 से Q5 जीरो को रीड करके इसको ब्लैंक कर देगी और फिर राइट पे मूव हो जाएगी। तो टेप हेड जो है वो जब Q5 में ये आखिरी ट्रांजिशन लेने से पहले पहले टेप हेड जो है वो यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। और इस ब्लैंक को जब इसने रीड किया है तो इसको ब्लैंक से रिप्लेस करके हेड को राइट पर मूव कर दिया है, ठीक है। और Q6 में आने के बाद मशीन हॉल्ट कर गई है। इस वक्त हमारी टेप पर सारे ब्लैंक्स ही मौजूद हैं, कोई जीरो नहीं बचा। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ जीरोस जो है वो जीरो है इस टेप के ऊपर, तो आंसर जो है वो हमारा जीरो है। इस एग्जांपल में नंबर ऑफ जीरोस 3 बचे थे तो आंसर 3 था, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 0 बच रहे हैं तो आंसर 0 है। इस तरह ये मशीन जो है वो रन करेगी। ये इस मशीन का ट्रांजिशन टेबल है। हमने जो सिंबल्स हैं वो यहाँ लिख लिए हैं, टेप पर मौजूद सारे सिंबल्स। यहाँ पे स्टेट्स हमने लेफ्ट पे लिख ली हैं। Q0 से 0 की ट्रांजिशन जो है वो हमें बता रही है कि Q1 में ले जाएगी, तो हमने यहाँ Q1 लिख दिया। और 0 जब रीड किया है तो उसको ब्लैंक से रिप्लेस किया और हेड को राइट पे मूव कर दिया, तो हमने यहाँ ब्लैंक लिखा और राइट लिख दिया, ठीक है। इस तरह ये सारी स्टेट्स के लिए पूरा ट्रांजिशन टेबल यहाँ पे हो गया। और इसी तरह फिर अगर एक इनपुट आपको दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इस इनपुट को फॉर एग्जांपल प्रोसेस करके ट्रांजिशन फंक्शन की शक्ल में लिखा जाए, तो आप उसको ट्रांजिशन फंक्शन की शक्ल में बिल्कुल उसी तरह लिख सकते हैं जैसे कि पहली एग्जांपल में हमने लिखा था। उसको देखने के लिए आपको इससे पिछली जो क्लिप है उसको रेफर करना पड़ेगा, तो उसमें ट्रांजिशन फंक्शन की वैल्यूज और हमने उसमें पिछली जो एग्जांपल थी ट्यूरिंग मशीन की उसके लिए एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल स्ट्रिंग के लिए जो है वो ट्रांजिशंस लिखी थी। बिल्कुल उसी तरह हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं उनके लिए अगर क्वेश्चन में आए, यानी कि डेल्टा वाला जो फंक्शन था उसको यूज करके। इस कोर्स के शुरू में हमने ये बात की थी कि वो प्रॉब्लम्स जिनके लिए इस तरह एल्गोरिथम लिखा जा सकता है कि वो फिनिश हो एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम में और आंसर्स जो है वो प्रोड्यूस करे, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को डिसाइडेबल प्रॉब्लम्स कहते हैं, ठीक है। तो वो लैंग्वेजेस जिनको ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट करती है वो रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस कहलाती हैं, ठीक है, और या शॉर्ट में RE लैंग्वेजेस।
ये जो टर्म है रिकर्सिवली इन्यूमरेबल, it comes from computational formalism that predate the Turing machine, but that define the same class of languages or arithmetic functions. Even though कि ये terminology recursively enumerable Turing machine के पहले से मौजूद है, लेकिन ये उन्हीं languages को represent करती है जिनके लिए हम Turing machine डिजाइन कर सकते हैं, और इन languages के strings को Turing machine accept कर सकती है। तो इस कोर्स में जिन जिन लैंग्वेजेस को हमने कवर किया है अभी तक, और उसके अलावा कुछ और लैंग्वेजेस हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। हमने सबसे पहले रेगुलर लैंग्वेजेस को कवर किया, जिसके लिए हमने फाइनाइट ऑटोमेटा और रेगुलर एक्सप्रेशंस लिखी। ठीक है, फाइनाइट ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट किया, रेगुलर एक्सप्रेशंस लिखी। फिर हमने कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस देखी, और उनके लिए हमने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखी और पुश डाउन ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट किया। अब हम ये कह रहे हैं कि रिकर्सिव लैंग्वेजेस जो हैं और रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस के लिए हम ट्यूरिंग मशीन जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस में सारी रेगुलर लैंग्वेजेस आ रही थी, कुछ नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस आ रही थी। ठीक है, इन रेगुलर लैंग्वेजेस के बाहर की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं ये सब नॉन रेगुलर है। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस से जो बड़ी क्लास है वो रिकर्सिव लैंग्वेजेस की, जिसमें सारी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस आ रही हैं और कुछ और नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस भी आ रही हैं। फिर इसी तरह रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस हैं, जिसमें सारी रिकर्सिव लैंग्वेजेस आ रही हैं और कुछ नॉन रिकर्सिव लैंग्वेजेस भी आ रही हैं। और ये जो सबसे बड़ा जो रेक्टेंगल है, ये सारी लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिनमें ये सारी लैंग्वेजेस भी आ रही हैं, यानी कि रिकर्सिवली इन्यूमरेबल और उसके अंदर आने वाली लैंग्वेजेस, और नॉन रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस। ट्यूरिंग मशीन की लैंग्वेजेस के बारे में थोड़ी और डिटेल में अगर हम बात करें, तो हम ये कह सकते हैं कि रिकर्सिव लैंग्वेजेस आर दोज लैंग्वेजेस फॉर व्हिच द ट्यूरिंग मशीन विल ईदर एक्सेप्ट द इनपुट स्ट्रिंग और रिजेक्ट इट एंड विल ऑलवेज हॉल्ट इन ईदर केस। यानी कि रिकर्सिव लैंग्वेजेस के लिए ऐसी ट्यूरिंग मशीन बनाई जा सकती है जो उसमें मौजूद स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर ले, और जो नहीं है उसमें मौजूद उनको रिजेक्ट कर दे, और उसके बाद हॉल्ट कर जाए, यानी कि इन्फिनिट लूप में रन ही होती ना रह जाए। फिर उसके बाद रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस हैं, इनके लिए हम ट्यूरिंग मशीन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ उन स्ट्रिंग्स पर होल्ड करेगी जो कि एक्सेप्ट हो रहे हैं। बाज ऐसे इनपुट स्ट्रिंग्स होंगे जिनको वो रिकग्नाइज कर लेगी कि रिजेक्ट हो रहे हैं, और बाज ऐसे होंगे जिनको रिकग्नाइज करने में कि ये रिजेक्ट हो रहे हैं वो लूप में चली जाएगी और होल्ड नहीं करेगी। नॉन रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस वो हैं जिनके लिए हम ट्यूरिंग मशीन कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, यानी कि हम अगर कोशिश करेंगे भी तो ऐसी ट्यूरिंग मशीन कंस्ट्रक्ट कर सकें कि जो कि शायद लैंग्वेज में मौजूद कुछ स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करे और बाकी सारे स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करने जो कि एक्सेप्ट हो रहे हो लैंग्वेज में, उनको एक्सेप्ट करने में ही वो फिर इन्फिनिट लूप में चले जाए और कभी भी हॉल्ट ना करें। तो रिकर्सिवली नॉन रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस के लिए ट्यूरिंग मशीन्स नहीं लिखी जा सकती। रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस के लिए सिर्फ एक्सेप्ट होने वाले स्ट्रिंग्स के लिए मशीन लिखी जा सकती है, यानी कि मशीन एक्सेप्ट करके स्ट्रिंग्स को होल्ड कर जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे स्ट्रिंग्स भी होंगे जो एक्सेप्ट नहीं हो रहे होंगे और उनको रिकग्नाइज करने में ही मशीन जो है वो इन्फिनिट लूप में चली जाएगी। जबकि रिकर्सिव लैंग्वेजेस वो हैं जिनके लिए अगर हम ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो वो स्ट्रिंग्स को चाहे एक्सेप्ट करे रिजेक्ट करे, दोनों केसेस में वो हॉल्ट जरूर करेगी, वो रिकग्नाइज जरूर करेगी और एंड हो जाएगी, हॉल्ट कर जाएगी कि मशीन के जो स्ट्रिंग है वो लैंग्वेज में मौजूद है या नहीं है। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक ट्यूरिंग मशीन्स का खत्म हुआ।